हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस छोटे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म भारत क्लासेस में। हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के में अंग्रेज़ों के द्वारा लाए गए कई सारे अधिनियम के बारे में पढ़ा। सबसे पहले 1773 का अधिनियम, उसके बाद 1784 का, 1786 और 1793 का अधिनियम पढ़ा। आज जो हम बात करेंगे तो वो 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। आपको बता दें, ये सारे अधिनियम जो मैं आपको बता रहा हूँ या फिर आप कहीं से पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं कि आप यहीं से पढ़े हो, आपको कई सारे एग्जाम में, जैसे कि अभी हाल ही में जो होने वाला एग्जाम है तैयारी फॉर बीपीएससी टीचर वाला, या फिर सिविल सर्विसेज बीपीएससी का, बिहार पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, या फिर कहीं के भी एग्जाम हो, उन सभी में जीके से रिलेटेड, जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कहीं ना कहीं से इन अधिनियमों में से किसी एक से एक क्वेश्चन आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे ही आएगा, इतना ही आएगा, लेकिन इनमें से ज़रूर आता है। उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि जो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा 1773 का अधिनियम, आप ये बताइएगा 1773 के अधिनियम को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। 1773 के अधिनियम को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया, आप ये खुद पता करें। अगर आप वीडियो देखे होंगे या फिर आप कहीं से भी पढ़े होंगे तो आप इसका जवाब आराम से दे सकते हैं। दूसरा बात ये बताइएगा, 1773 के अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। इस उच्च न्यायालय में का स्थापना किस ईस्वी में किया गया और इसके प्रथम न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया था। ये रहा 1773। अब 1784 का बात कर लें। 1784 में परिषद में, जो कि परिषद का प्रशासन करने के लिए परिषद का गठन किया गया था, उस परिषद में कितने सदस्य थे, मतलब कितने सदस्य होते थे। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी कभी कि भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को था, अधिकार था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, या दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो इस जगह पे आप मारेंगे, इसका आंसर जो होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इसका अधिकार दिया गया था। और कभी कभी पूछता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को किस चीज़ के लिए लाया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद रखिएगा कंपनी के व्यापारिक मामले के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या था, राजनीतिक मामले के लिए बना था। उसी जगह पे एक और ये आपको थोड़ा सा वन लाइनर तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है कि गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी 1784 के अधिनियम के बाद भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। किसके तहत? ब्रिटिश क्राउन के पूर्व अनुमति के बाद, अनुमति के तहत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा सीधे, या फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा सीधे, या इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। यहाँ पे जो मेन जनरली मेरा पढ़ाने का दायित्व ये बन रहा था, मैं आपको ये बताऊं कि जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति का अधिकार तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिल गया था, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश क्राउन के पूर्व अनुमति से, यानी कि पहले अनुमति लेंगे फिर उसे यहाँ पे गवर्नर जनरल के लिए नियुक्त किया जाएगा। साथ ही साथ ब्रिटिश क्राउन को ये भी अधिकार प्राप्त हो गया था 1784 का अधिनियम के तहत कि वे गवर्नर जनरल को समय से पूर्व वापस बुला सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम का जरूरत क्यों पड़ा। जब 1784, 1793, 1786 इन सभी अधिनियम आ चुका था, 1793 में बोल दिया गया था कि अब अगला जो अधिनियम आएगा वो 20 साल बाद आएगा। लगातार ब्रिटेन में, यूरोप में हो क्या रहा था, यूरोप में व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था, फ्रांसीसी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था, फ्रांस अपने व्यापार को बढ़ा रहा था। तो यूरोप में जो ब्रिटिश कंपनी थी वे लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें एशिया में या भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल जाए, क्योंकि ये अनुमति जो थी एकाधिकार पे लागू था। अब तक सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। कई बार ये भी देखा गया कि उनके जो शेयर होल्डर्स थे, जो कंपनी में शेयर निवेश करके रखते हैं, उन्हें लाभांश बहुत कम दिया जा रहा था। इन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए 1813 का अधिनियम को लाया गया। तो
1813 में सबसे पहले लागू किया कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी के व्यापार को अगले 20 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए। व्यापार के अधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। कंपनी के व्यापार के अधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। कंपनी के एकाधिकार को क्या किया? एकाधिकार को नहीं, सिर्फ अधिकार को, यानी कि 20 वर्षों के लिए दोबारा से बढ़ा दिया। साथ ही साथ इसमें कहा गया जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें लाभांश का 10.50% दिया जाएगा। कंपनी के शेयर होल्डर को लाभांश का 10.50% देने की घोषणा किया जाता है। इसके साथ साथ ही कंपनी के जो व्यापार का एकाधिकार उसे समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी के व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है यहाँ पे यही है कि 1813 में क्या जाता है कि कंपनी का जो व्यापार का एकाधिकार होता है वो कई सारे पूंजी वर्ग कंपनियों के द्वारा कहने पे इस एकाधिकार को समाप्त कर देता है। लेकिन इसमें एक अपवाद था। अपवाद ये था कि चीन के साथ जो व्यापार होगा उस पर एकाधिकार अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही प्राप्त होगा। साथ ही साथ एक और बात, जो चाय का व्यापार है वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त तो किया गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ये बना रहा। इसे भी आप नोट करिएगा। व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब इसी में अपवाद क्या था? अपवाद स्वरूप चीन के साथ व्यापार एवं चाय का व्यापार का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही रहेगी। ये इसका अपवाद था कि चीन के साथ जो व्यापार होगा, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार ये अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। इसे भी पूरी तरीके से समाप्त कहा गया, यानी कि अगले 20 वर्ष बाद अब इसमें क्या हो सकता है, 20 वर्षों के बाद बढ़ा दिया गया। यानी कि अब जो दोबारा इसमें कोई अधिनियम आएगा वो 1833 का अधिनियम आएगा, जिसमें कई सारे बात पढ़ेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब तक तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल हो रहा है, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल की उपाधि दे दिया गया था। वो 1833 में हुआ था। और वहीं पे चीन का व्यापार और चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार इसे भी समाप्त कर दिया गया। पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। जब 1813 का अधिनियम आता है, इसके बाद जब कई सारे व्यापारी तब भारत की ओर आगमन करते हैं, एशिया की ओर आगमन करते हैं। आपको पता होगा कि भारत में कई सारे मसालों का होता था उत्पादन। यहाँ से मसाले, कई सारे खनिज लवण, कोयले
इत्यादि का निर्यात किया जाता था। यहाँ से लेकर के ब्रिटिश अपने देश ले जाते थे और वहाँ पे ऊर्जा संसाधन इसका निर्माण करते थे। और साथ ही साथ सूती कपड़ों को भी यहाँ से सूती रेसे ले जाते थे, कपड़ों ने रेसे। प्रारंभ में तो सूती कपड़े यहाँ के ब्रिटिश के कंपनी में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। हाँ, तो व्यापार का अधिकार समाप्त कर दिया। अब आगे एक और ख़ास बात है कि इसी समय पहली बार भारत में शिक्षा में निवेश करने की बात कहा गया। पहली बार। अब शिक्षा में निवेश क्यों किया जा रहा था? क्या आपको ये लगता है कि शिक्षा में निवेश भारतीयों को शिक्षित करने के लिए किया जा रहा था? नहीं, शिक्षा में निवेश ये लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो ब्रिटेन से लाए गए अधिकारी होते थे इन्हें ज़्यादा वेतन देना पड़ता था। अब ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ये चाहते थे कि हम यहीं पे शिक्षा प्रदान करके इन्हीं भारतीयों को कम पैसों में दे करके हम यहाँ से ही क्या करें, शिक्षित करके कम सस्ती दरों में यहाँ से हम अपने मजदूर कर्मचारी लोग को नियुक्त कर सके। लेकिन एक और ख़ास बात यह है कि किसी को भी उच्च शिक्षा देने की बात नहीं की गई, ना ही किसी भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था शिक्षा का आने के बाद भी। ये मैं आगे की बता रहा हूँ, ऐसा कभी ना किया गया। चलिए इसी बहाने कम से कम, लेकिन इसका एक परिप्रेक्ष्य ये भी होता है कि इसी के बहाने भारत को शिक्षा देने की कोशिश तो किया गया। और इसी शिक्षा के होने के कारण आगे चल के हम भारत में देखते हैं कि कई सारे सामाजिक सुधार आंदोलन भी होते हैं। आखिर कैसे? इन्हीं शिक्षा के माध्यम से भारत जो होता है पश्चिमी सभ्यता से जुड़ पाता है। पश्चिमी सभ्यता में किस प्रकार से लोकतंत्रवादी राजतंत्र को खत्म करके मंत्रिपरिषद सबकी मांग किया जाता है आगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा के बारे में कहा गया कि सालाना 1 लाख रुपया शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। कितना? सालाना 1 लाख रुपया। और ये जो शिक्षा को ध्यान किस चीज़ के, ब्रिटिश अधिकारी को यानी कि ब्रिटिश लाभांश को ध्यान में रखते हुए ये शिक्षा दिया जाएगा। ये भी नोट करिएगा। ये पहली बार शिक्षा पे सालाना 1 लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका एक दोषपूर्ण भी देखा जाता है कि जब पहली बार ये बात कहा गया तो कई सालों तक शिक्षा पे कोई फिर भी खर्च नहीं किया गया था। रीज़न ये था कि शिक्षा किस भाषा में दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा विवाद का बात रहा था कि शिक्षा को हम लोग भारतीय भाषा में दें, सांस्कृतिक शिक्षा दें, साहित्यिक शिक्षा दें या कंपनी से रिलेटेड शिक्षा दें। इसमें बहुत ज़्यादा मतभेद था, जिसके कारण 1823 में एक समिति भी बनाया गया कि शिक्षा पे किस हिसाब से यानी कि किस प्रकार से खर्च किया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि इतना होने के बावजूद भी कुछ प्रॉफिट फायदा नहीं दिख रहा था। इसी अधिनियम में सबसे पहली बार ये भी कहा गया कि ईसाई मिशनरी भारत में अब जा करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और पश्चिमी सभ्यता को फैला सकते हैं। पहली बार ईसाई को भारत में प्रचार प्रसार पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिलता है। इसी यहाँ से ही शुरू होता है भारत का पश्चिमी सभ्यता की ओर झुकाव। ईसाई मिशनरी लगातार भारतीयों को अपने कई सारे, तो यहाँ तक कि ये भी हो जाता था कि जाति परिवर्तन करने लगे। ये लोग जो छोटे छोटे कास्ट थे उन्हें ये सब अधिकार देने लगे कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपको इतने सारे फायदे मिलेंगे, आपको शिक्षा मिलेगा, आपके ऊपर जो कर लगाया जाता है उस कर को कम कर दिया जाए, कर माफ़ कर दिया जाए। इन सभी चीज़ों के कारण देखते हैं, और इसी सब चीज़ के कारण जो होता है 1857 की क्रांति को देखने को भी मिलता है।
यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके आगे 1813 के चार्टर अधिनियम में इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकाधिकार को समाप्त करना, और अभी तक बहुत ही कम क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लाभांश का शेयर होल्डर कितना परसेंट दिया गया, 10.50% देने की बात कही गई। ये हो सके अगले किसी एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा गया है, तो इसलिए हम यहाँ से क्वेश्चन उठाए। इसको आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ पूरी तरीके से एकाधिकार को समाप्त नहीं किया। चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार का अधिकार अभी भी क्या रहा, बना रहा है, ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास ही रहा। पहली बार भारत में शिक्षा का देने की बात 1813 के अधिनियम के तहत किया गया, और कितना, सालाना 1 लाख रुपया खर्च करने की बात कही गई थी। और साथ ही साथ पहली बार ईसाई मिशनरियों को भी भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगला जो क्लास अधिनियम के अंतर्गत होगा वो 1833 का अधिनियम होगा। 1813 के अधिनियम में भी आप ये भी याद रख सकते हैं, माफ कीजिएगा, कि इसी समय में आंग्ल नेपाल युद्ध जो होता है गोरखाओं के साथ एक संधि किया जाता है। 1814-16 के आसपास एक संधि किया जाता है, नेपाल से युद्ध होता है उस समय। और इस समय जो संधि किया जाता है, इस संधि का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे ये भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताने की जरूर कोशिश करें। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।